हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मोशन ऑफ सैटेलाइट। और उसके अंदर हमें पढ़ना है सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, फिर पढ़ेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है। ये सारी बातें आज के लेक्चर में करनी है। जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास एक अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर कैनन रखा है या कह लो कोई रॉकेट रखा है जो सैटेलाइट को रिलीज करेगा यहां से बच्चों। अच्छा, जब कोई बॉडी या कह लो सैटेलाइट, जब कोई बॉडी या सैटेलाइट किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, और मूव कैसे करेगी, सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, सर्कुलर मोशन करती है, वो भी विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी अर्थ के या कह लो किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करती है सर्कुलर पाथ पे विथ अ फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से मूव करती है, तो उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी सिर्फ सैटेलाइट के लिए ही टर्म यूज किया जाए। कोई भी बॉडी, हमने एक बॉडी को ऐसे फेंक दिया और फेंकने के बाद अगर वो बॉडी इस अर्थ के अराउंड मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, वो भी फिक्स्ड ऑर्बिटल पे, उस वेलोसिटी को बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब उस ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसको हम वी ओ से लिखते हैं या वी नॉट कह सकते हैं। इसको निकालने का तरीका होता है अंडर रूट जी आर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारी बातें करेंगे आगे लेक्चर में, डराइव कराएंगे। चिंता मत करिए, पहले जरा सुनते जाइए जो जो बातें बताते जा रहे हैं। तो वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर। इस तरह हम ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं बच्चों। ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू लगभग कितनी आती है, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। अगर आप यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रख देते हो, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ या कोई भी प्लैनेट उसका रेडियस रख दोगे यहाँ पे, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे जब आप एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ रखोगे और अर्थ का रेडियस रखोगे, तो हमारी जो वैल्यू आती है बच्चों सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली कितनी आती है, बोलिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड। पर आवर नहीं लिखा है बच्चों, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत तेज वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर कवर कर रही है ये सैटेलाइट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अच्छा, अब जरूरी तो नहीं है कि भाई हम हर बार किसी भी बॉडी को इसी सेम वेलोसिटी से फेंक पाएं। क्या पता इससे हमारी वेलोसिटी कम हो या ज़्यादा हो, तो उस केस में कई सारे पाथ मिलेंगे, कर्व मिलेंगे बॉडी के, उस कर्व को पढ़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। डेरिवेशन वाला पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन आगे करेंगे लेक्चर में, मगर पहले हमें यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो जरा ध्यान से देखना है। आइए ध्यान से देखते हैं बच्चों। मान लीजिए ये कोई कैनन थी, इस कैनन ने एक बॉडी को रिलीज किया कह लो, या कोई सैटेलाइट को रिलीज किया। ठीक है, अब पहला केस मान लेते हैं कि इस रॉकेट ने इस सैटेलाइट को रिलीज किया, वो भी रेस्ट से। कैसे? ऐसे फेंक दिया पुच और छोड़ दिया। रेस्ट से रिलीज करेगा बच्चों, तो ये हमारी सैटेलाइट किधर आएगी, नीचे आएगी। नीचे क्यों आएगी? क्योंकि आपको पता है भाई अर्थ अपनी तरफ क्या लगाता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या लगाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड लगाता है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। हाँ या ना? करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि आपने इस सैटेलाइट को रेस्ट से छोड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ा है, तो उस केस में ये सीधे नीचे आ जाएगा अर्थ के सरफेस पे।
क्लियर। तो ये हमारा सबसे पहला पाथ मिला है जिसमें आप देख रहे हैं ये बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ से नीचे आ जाएगी। क्लियर। तो हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहला केस। क्या बच्चों, सबसे पहला केस पाथ नंबर 1। इसमें आपने क्या किया, आपने इस बॉडी को जीरो वेलोसिटी से रिलीज किया है। क्लियर। अच्छा, तो उस केस में आपने देखा कि भैया आपको बॉडी का पाथ कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट पाथ। क्या मिल रहा है, स्ट्रेट पाथ। बोलिए, समझ गए। क्लियर। अच्छा, अब आइए देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस आपने क्या किया, आपने क्या किया भाई, जो वेलोसिटी पहले जीरो थी थोड़ा इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज करने के बाद आपने इसको कुछ ऐसे फेंका। जब आप ऐसे फेंकोगे तो देखिए बच्चों, ये वेलोसिटी अगर आप फेंकते हो, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ऐसे, ये देखिए आपने इस बॉडी को ऐसे फेंका तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी 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 जाएगी, ठीक, और इस अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगी। और ये पाथ कैसा मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए, ये पाथ कैसा मिलेगा, पैराबोलिक पाथ। क्लियर हुई बात की नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं केस 2 में, क्या बच्चों, केस 2 में अगर हम देखें हमारा पाथ, भाई बच्चों ये क्या था, ये हमारा फर्स्ट पाथ था, ये हमारा सेकंड पाथ है। ठीक, फर्स्ट पाथ में आपकी भाई जब वेलोसिटी जीरो थी तो स्ट्रेट लाइन पाथ मिला। आपने क्या किया फिर सेकंड केस के लिए बच्चों, वेलोसिटी को इंक्रीज किया, थोड़ा बहुत इंक्रीज किया। क्लियर। और इतना इंक्रीज नहीं कर दिया कि आपने 8 किलोमीटर पर सेकंड भेज दिया हो, हाँ थोड़ा बहुत इंक्रीज किया, 1 किलोमीटर पर सेकंड कह सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये ऐसे बॉडी जाएगी, जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, ऐसे जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर भाई। यहाँ पे अर्थ बहुत छोटा बना है, हम जब देखेंगे अर्थ को यहाँ से तो फ्लैट दिखता है, तो एक्चुअली में ये बहुत दूर तक जाएगा ऐसे, मगर पैराबोलिक पाथ करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। क्लियर, पक्का। तो भैया सेकंड पाथ में या कह लो सेकंड केस में आपने वेलोसिटी को इंक्रीज किया, ठीक है, मगर इंक्रीज इतना भी नहीं कर दिया कि आपकी जो वेलोसिटी है बच्चों अभी भी लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वी नॉट, जो आपने देखा कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकंड, या कह लो अंडर रूट GR से अभी भी आपकी जो वैल्यू है वेलोसिटी की जो आपने दी है v, वो लेस देन है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो उस केस में आपने देखा कि आपकी बॉडी या कह लो सैटेलाइट क्या कर रही है, पैराबोलिक पाथ कर रही है। बोलिए, पैराबोलिक पाथ कवर कर रही है। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ये सर्कुलर पाथ कर सके, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही, नीचे खींच रही, नीचे खींच रही है, तो पैराबोलिक पाथ। क्या ये फील आ रहा है कि नहीं। क्लियर, बहुत सही बात हो गई, चलिए समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए देखते हैं थर्ड केस बच्चों। थर्ड केस में आपने थोड़ा वेलोसिटी को और इंक्रीज किया। क्या, हेडिंग लगा लीजिए पहले, केस 3। केस 3, अब आपको एक नया पाथ मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर आपने वेलोसिटी को और इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज कर दिया थर्ड केस के लिए, तो ये वेलोसिटी कुछ ऐसे जाएगी। बोलिए, ऐसे जाएगी। बोलिए बच्चों, तो आपको कैसा पाथ मिलेगा, इस बार जरा ध्यान से देखिए। थर्ड केस में आपने वेलोसिटी को और इंक्रीज कर दिया, डबल एरो ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, इसका मतलब और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। क्लियर। और इतना इंक्रीज कर दिया कि जो आपने वेलोसिटी दी थी v, वो लमसम किसके बराबर हो गई है, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट, यानी कि जो आपने वेलोसिटी दी है इस बार ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर दी है। कितनी, 8 किलोमीटर पर सेकंड। 8 किलोमीटर पर सेकंड अगर आप इतनी वेलोसिटी दे दोगे तो भैया ये बॉडी या कह लो ये सैटेलाइट अब सर्कुलर पाथ पे इस प्लैनेट के या कह लो अर्थ के अराउंड मूव करेगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो गई बात। अच्छा, तो ये क्या करेगी, ऐसे 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 ऐसे, भाई सर्कुलर पाथ बनना तो चाहिए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। लगभग सर्कुलर पाथ है बच्चों, अगर थोड़ा बहुत अंडा बन रहा हो मान लो सर्कुलर पाथ है। क्लियर। अब इस पाथ को जरा हम नेम दे देते हैं, क्या, थर्ड केस या कह लो थर्ड पाथ।
थर्ड पाथ में आपने देखा कि वेलोसिटी को और इंक्रीज किए और इंक्रीज करते करते ऑर्बिटल वेलोसिटी दे दिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये बॉडी गिरेगी नहीं, अब मूव करती रहेगी विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात कि नहीं? क्लियर? किस वेलोसिटी से मूव करेगी? अंडर रूट जी आर। क्या? अंडर रूट जी आर। क्लियर हुई बात कि नहीं? यही तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। क्लियर? अच्छा, तो यहां से आप कह सकते हो अगर आपने अपनी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर दी है तो वो बॉडी, वो सैटेलाइट क्या करेगी? सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी, या कह लो सर्कुलर मोशन करेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का? अच्छा बच्चों, अब आइए देखते हैं थर्ड केस, केस नंबर 4, या कह सकते हो पाथ नंबर 4। पाथ के हिसाब से तो केस बन रहा है, बोलिए। अच्छा, अब आपने क्या किया भाई? वेलोसिटी को पहले इंक्रीज किया था, अब और इंक्रीज करते रहे। देखिए, पहले 2 एरो दिखाए थे अपवर्ड इंक्रीज करने के लिए, अब 3 एरो दिखा दिए, बहुत इंक्रीज करती है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने यहां से जो सैटेलाइट भेजी है उसकी वेलोसिटी अगर आपने क्या करा, नोट करिएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा दे दी। क्या? नोट करिएगा बच्चों, अगर आपने जो वेलोसिटी दी है वो ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी है v नॉट, तो उस केस में ये बॉडी क्या करेगी? ऐसे मूव करेगी। जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे। अब क्या होगा? ये बॉडी एस्केप कर जाएगी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। आपने इतनी वेलोसिटी दे दी है इस बॉडी को कि भाई, नोट करिएगा मेरी बात बच्चों, एस्केप नहीं करेगी। अभी आपने इस बॉडी को इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दे दी है, और कितनी दी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या किया आपने? ज़्यादा दे दिया, और लेस देन एस्केप वेलोसिटी दे दिया। अब कहोगे एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? जरा ध्यान से सुनते जाइए, कंफ्यूज मत होइएगा, सब कुछ बता रहे हैं। जो आपने वेलोसिटी दी है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा दी है, मगर लेस देन एस्केप वेलोसिटी दी है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? आइए पहले थोड़ा बता देते हैं। एस्केप वेलोसिटी निकालने का जो तरीका होता है बच्चों, वो होता है √2gr। क्या होता है? √2gr। इसके बारे में हमें इस लेक्चर में नहीं पढ़ना है एस्केप वेलोसिटी, मगर इसका फील जरूरी है ताकि आगे आने वाले लेक्चर में अच्छे से समझ पाएं। तो √2gr, यहाँ पे भी g की वैल्यू, r की वैल्यू रखोगे तो भैया अपना जो वैल्यू आता है अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो आपने वेलोसिटी दी है, जो आपने इस सैटेलाइट को वेलोसिटी दी है, वो कितनी है? बोलिए बच्चों, मोर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी है बट लेस देन एस्केप वेलोसिटी है। तो भैया ये एस्केप नहीं करेगी, अभी भी इस ग्रेविटेशन फील्ड के वजह से अंदर ही रहेगी, एस्केप करके बाहर नहीं चली जाएगी। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो कैसा पाथ मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए जरा ध्यान से देखिए, तो इस केस में कुछ ऐसा पाथ मिलेगा। फिर से मिटा देते हैं जरा। अब कहोगे ये कैसा अंडे जैसा शेप मिला है? बोलिए कैसा मिला? ऐसा शेप मिला है, सर्कुलर नहीं है बच्चों। इसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं बच्चों? इलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, या कह सकते हो इलिप्टिकल पाथ या इलिप्स मिलेगा। क्या मिलेगा? इलिप्स मिलेगा। देखिए एक बात बता दूं, सर्कुलर पाथ कैसे दिखाते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए हमारा एक गोल सा बीच में जो दिखा रहे हैं, प्लैनेट है या अर्थ है, सेंटर पे है, फोकस बीच में है। ठीक है, ये हो गया सर्कुलर पाथ। इलिप्स कैसे होता है, या कह लो इलिप्टिकल पाथ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जरा ध्यान से देखिए, तो इसमें कुछ ऐसा फिगर मिलता है। ये मान लीजिए फोकस प्लैनेट हो गया बीच में या अर्थ हो गया, और जो कर्व मिलेगा वो कुछ ऐसा होता है, आलू के जैसा। देखिए इस बार ये कुछ ऐसे नीचे ज़्यादा आ रहा है, इसको बोलते हैं इलिप्स। कब होगा ये? जब आपने जो वेलोसिटी दी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ज़्यादा है, जिसके वजह से वो सर्कुलर पाथ पे नहीं है इस बार। ठीक, मगर एस्केप भी नहीं कर रहा,
स्केप नहीं कर रहा मतलब बाहर नहीं जाएगा ग्रेविटेशन फील्ड से, अभी भी अंदर मूव करेगा, ऐसे जाएगा, इलिप्टिकल पाथ पे वापस आ जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का समझ गए होगे अब तक तो? क्लियर? ये हो गया हमारा फोर्थ केस बच्चों। अब आइए देखते हैं फिफ्थ केस क्या होता है। क्या फिफ्थ केस? हेडिंग लगा लीजिए, केस नंबर फिफ्थ बच्चों। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। अगर आपने क्या किया, अब पहले से देखिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे थे, अब और इंक्रीज करिए जरा। अब आप जरा वेलोसिटी को और इंक्रीज करिए। क्या? वेलोसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करते जाइए। क्या? और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। और आपने इंक्रीज करते करते इस बार जो वेलोसिटी दी है वो लमसम ऑर्बिटल नहीं, इस बार एस्केप वेलोसिटी के बराबर दे दी। पहले आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा दिया था, एस्केप से कम दिया था, और इस बार आपने क्या किया है? और इंक्रीज किया। और इंक्रीज करने के बाद आप कहाँ पहुँच गए? एस्केप वेलोसिटी पे पहुँच गए। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? √2 g r। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? जब बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ के बाहर चली जाए। अब ये क्लोज्ड पाथ नहीं बनाएगी, अब ये क्लोज्ड पाथ नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब बॉडी एस्केप कर जाएगी। कैसे? जरा ध्यान से देखिए, ये पाथ बनेगा कुछ, ये बना। कौन सा इसको पाथ कह सकते हैं बच्चों? बोलिए। ये पहला वाला पाथ कैसा था बच्चों? ये था हमारा 4 नंबर का पाथ जिसमें इलिप्टिकल मिला था, और ये हो गया फिफ्थ जिसको हम बोल रहे हैं क्या? बोलिए बच्चों, ये कैसा पाथ है? ये कैसा पाथ है? पैराबोलिक पाथ। फिर से पैराबोलिक पाथ मिला। जरा देखिए, पहले सेकंड केस में मिला था, अब फिफ्थ केस में दोबारा मिल रहा है। जब आप किसी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी के बराबर से फेंक दोगे तो कैसा पाथ मिलेगा? पैराबोलिक पाथ। ठीक है, पैराबोलिक पाथ। क्लियर हुई बात की नहीं? बोलिए, पैराबोलिक पाथ। इस लेक्चर में हमें एस्केप वेलोसिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, बस इसका कॉन्सेप्ट देना था ताकि समझ में आए कैसा पाथ मिल रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाए। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने देखा कि भाई आपने वेलोसिटी इंक्रीज करते करते एक लिमिट तक पहुंच गए और आपने वो वेलोसिटी दे दी है जो एस्केप करने के लिए है, एस्केप वेलोसिटी के बराबर दे दी। तो उस केस में पैराबोलिक पाथ। अब इस बार ये ग्रेविटेशनल फील्ड इस बॉडी को खींच नहीं पाएगी, तो क्लोज्ड पाथ नहीं मिलेगा, ये एस्केप कर जाएगी। क्या ये फील आया कि नहीं? बोलिए बच्चों, लोग मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखते जाओ बस। अच्छा, अब आइए देखते हैं बच्चों सिक्स्थ केस, जो हमारा छठवां पाथ मिलेगा। केस नंबर 6 कह लो या पाथ नंबर 6। अच्छा, अब जरा देखिए, इस पाथ 5 को जरा हम नीचे बना लेते हैं। ठीक है, और आपने इस बार क्या किया? इस बार आपने हद ही पार कर दिया है तरीके ऐसी तैसी, बहुत वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, वेलोसिटी और इंक्रीज कर दिया आपने। और इंक्रीज करते करते भैया आपने क्या किया? आपने क्या किया है? अपनी वेलोसिटी को मोर देन एस्केप वेलोसिटी भी दे दिया। मतलब जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए थी, मिनिमम वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या है? मिनिमम वेलोसिटी फॉर एन बॉडी टू लीव द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट, उससे भी ज्यादा आपने वेलोसिटी दे दी। कितनी? जितनी जरूरत भी नहीं थी। कितनी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इससे भी ज्यादा दे दी वेलोसिटी। तो भैया उस केस में क्या होगा? बोलिए बच्चों, बॉडी एस्केप तो करेगी। क्या करेगी? एस्केप तो करेगी, मगर पाथ कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ और नया टाइप का कर्व मिलेगा। और ये देख रहे हो 6 नंबर का पाथ जो मिल रहा है। अब ये पैराबोलिक मत कहना, पैराबोलिक से भी थोड़ा सा कर्व कम है, उसको बोलते हैं हाइपरबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं? हाइपरबोलिक पाथ। बोलिए, हाइपरबोलिक पाथ। क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का समझ गए बच्चों? क्लियर? एक बात बताइएगा, कौन कौन से केस में बॉडी एस्केप की है? जरा ध्यान से देखिए, एक 5th नंबर और एक 6th नंबर के केस में। क्या कौन कौन से केस में बॉडी एस्केप की है? भैया 5th और 6th नोट करिएगा, इन दोनों केस में बॉडी क्या की है? एस्केप कर गई है। क्या? एस्केप कर गई है बॉडी। एस्केप मतलब
इस ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चली गई है। क्लियर? पक्का? ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं? क्योंकि यहाँ से भाई रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है ना हर केस के हिसाब से। क्लियर? और ये फील ज़्यादा ज़रूरी था। चलिए अब आइए पढ़ते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आया, उसको डराइव करने की कोशिश करते हैं। पहले कॉपी कर लीजिए, साइड हो जा रहा हूँ। हो गया? चलिए मिटार दें। चलिए मिटार दे रहे हैं बच्चों। ला 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 ला। अरे गाना हो गया। चलिए ये मान लीजिए हमारा अर्थ है बच्चों। क्या है? अर्थ की बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। क्लियर? अर्थ को लिख लें यहाँ पे। चलो लिख देते हैं आपके प्यार में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, मान लेते हैं अर्थ का रेडियस बच्चों कैपिटल R है, मास कैपिटल M है, और इस अर्थ के सरफेस से हमने किसी h हाइट पे किसी रॉकेट को भेज दिया है और वहाँ से एक सैटेलाइट को रिलीज़ कर दिया है। आइए ध्यान से देखिए क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास ये कैनन है, या इसी को आप रॉकेट समझ सकते हो, जो क्या करेगा, सैटेलाइट को रिलीज़ करेगा। तो मान लेते हैं इसने सैटेलाइट को रिलीज़ किया है और इस सैटेलाइट का मास स्मॉल m है और इसकी वेलोसिटी क्या है? v0। v0 क्या है? एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी को देने के बाद इस सैटेलाइट का क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ पे एक फिक्स्ड ऑर्बिटल पे सर्कुलर मोशन करेगी अराउंड द अर्थ। बच्चों क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अच्छा मान लेते हैं ये जो हमारी सैटेलाइट है स्मॉल m मास की, अर्थ के सेंटर से स्मॉल r रेडियस पे प्लेस्ड है बच्चों। क्लियर? समझ गए? अच्छा अब होगा क्या, आपको पता है जब कोई बॉडी को आप वेलोसिटी दोगे, v0 वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो क्या होगा, ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन करेगी सर्कुलर पाथ के ऊपर। तो आइए वो सर्कुलर पाथ बना लेते हैं बच्चों। बोलिए बच्चों, ये सैटेलाइट इस अर्थ के अराउंड क्या करेगी? सर्कुलर मोशन करेगी। ठीक है, ये जो सर्कुलर पाथ बनाया है बच्चों, इसी को ऑर्बिटल भी बोलते हैं। क्लियर? अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है अब ये बॉडी या कह लो ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रही है और उस सर्कुलर मोशन का जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस क्या है? स्मॉल r है बच्चों। क्लियर? और मैंने आपको बताया था जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फोर्स क्या होता है? सेंटर से आउटवर्ड होता है। क्या होता है? सेंटर से आउटवर्ड होता है। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि जो हमारी ये सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है, इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा आउटवर्ड। बोलिए बच्चों, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर से आउटवर्ड एक क्या लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं FC। FC क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द सैटेलाइट आउटवर्ड। क्लियर हुई बात की नहीं? इसी तरह इस सैटेलाइट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता है अर्थ जिसका मास कैपिटल M है, ये इस स्मॉल m मास को या कह लो सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। क्लियर? अट्रैक्ट कर रही होगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा? एक ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा, Fg। क्या लगेगा? एक ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा। और आपको एक बात ये भी पता है कि भाई ये जो सैटेलाइट है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, यानी कि ये फोर्सेस Fc और Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस्ड फोर्स हैं, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर? अच्छा तो यहां से हम बड़े आराम से भाई जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला था √2gr, उसको डराइव कर सकते हैं। कैसे? आइए ध्यान से देखिए बच्चों। तो यहां से हम कहेंगे कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। क्लियर? अच्छा अब अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स तो कैसे निकालते हैं? mv²/r। ध्यान से देखिए, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, इसकी वेलोसिटी v0 है और इसका सर्कुलर पाथ का देखिए रेडियस कितना है? स्मॉल r। क्लियर?
पक्का। तो हम कह सकते हैं इस मास के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है Fc, वो क्या होगा बच्चों? वो होगा mv नॉट स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो है स्मॉल r। देखिए ये सर्कुलर पाथ था, उसका रेडियस कितना है? स्मॉल r। क्लियर बच्चों? अच्छा, उसी तरह इसके ऊपर एक क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। Fg कैसे निकालोगे भाई? देखिए हमारे पास दो मास हैं, एक कैपिटल m और एक स्मॉल m मास। तो इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालोगे भाई? फॉर्मूला क्या होता था? बोलिए, जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई प्रोडक्ट ऑफ मास क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा कैपिटल M स्मॉल m, बोलिए एक कैपिटल M और स्मॉल m अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है बच्चों? सेंटर से देखिए, अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे ये सैटेलाइट प्लेस्ड है, तो आप कहोगे r स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, स्मॉल m से स्मॉल m मर जाएगा, फिर आप यहाँ से कहोगे स्मॉल r और यहाँ पे एक स्मॉल r कट जाएगा, तो आप कहोगे v नॉट या कह लो वी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M अपॉन स्मॉल r बच्चों। क्लियर? यहाँ से आप ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी? अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल r बच्चों। पहले ये फॉर्मूला नोट करिए, क्या ये फॉर्मूला नोट करिए, ऑलवेज वैलिड है और ये लर्न भी कर लीजिए। क्लियर? बोलिए बच्चों, बोलिए बच्चों, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, कई बार आपकी बुक्स में या कोचिंग्स में जो फॉर्मूला आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, उसमें रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट होती है जो हम अर्थ के सरफेस से लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये बताओ कि जो ये हमारी सैटेलाइट है कितनी हाइट पे प्लेस्ड है, तो मान लेते हैं ये स्मॉल h हाइट पे प्लेस्ड है, स्मॉल h हाइट पे प्लेस्ड है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर मैं पूछूं यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, स्मॉल r क्या है? टोटल डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का, जो कि किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ अर्थ, और इसकी हाइट स्मॉल h बच्चों। क्लियर? तो आप यहाँ से कह सकते हो कि भैया जो आपकी बोलिए स्मॉल r की वैल्यू होगी वो कितनी होती है? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मान लेते हैं ये हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस स्मॉल h है। अरे h को इधर दिखा दिए, दिखाना इधर चाहिए था, जगह ही नहीं है, कहाँ से दिखा दें? ठीक, चलिए ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए स्मॉल r की वैल्यू इस फॉर्मूले में, बड़े आराम से काम हो जाएगा। फिर आप कहोगे v नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल r की वैल्यू क्या रखनी है? कैपिटल R प्लस h। क्लियर? यहाँ पे कैपिटल R क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ अर्थ है, स्मॉल h हाइट क्या है? सैटेलाइट की हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और कैपिटल M क्या है? मास ऑफ प्लैनेट। अगर प्लैनेट अर्थ होगा तो भैया मास अर्थ का रखना, कोई और होगा तो दूसरा मास रखना उस प्लैनेट का। क्लियर? और जी क्या होता है? कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही होगी। क्लियर? अच्छा, ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद नहीं करना, जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, अगर हम पूछें आपसे कि जीएम क्या है, जीएम आपको मैंने कई बार बताया है कि नोट करिएगा जरा ध्यान से। अगर मैं पूछूं इस सैटेलाइट के ऊपर, बोलिए बच्चों, इस सैटेलाइट के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही होगी? कितनी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या कह लो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन दिस मास, जो सैटेलाइट है उस पर कितनी लग रही होगी? भाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? वो होता है बच्चों क्या, बोलिए, जी कैपिटल M जो मास ऑफ अर्थ होगा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता था, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जरा नोट करिएगा, डिस्टेंस क्या होगा? कैपिटल R प्लस h, या हम सिंपल कह सकते हैं, बोलिए स्मॉल r का स्क्वायर, ये कह सकते हैं। अरे ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाँ भाई कह सकते हैं। क्लियर? मगर एक बात नोट करिएगा, क्या मैंने आपको बताया था कई बार, जो भैया हमने यहाँ पे सैटेलाइट मानी है, क्या जो हमने सैटेलाइट मानी है वो अर्थ के सरफेस से बहुत दूर नहीं रखी है,
उसकी हाइट नोट करिएगा, यहाँ पे जो भैया हमारी हाइट है अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में मच मच लेस देन, बहुत छोटी है। भाई आप अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचे से फेंकोगे सैटेलाइट को, या किसी बॉडी को कितनी ऊपर से ले जाओगे और फिर फेंकोगे? 100 मीटर, 150 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर। भाई अर्थ का रेडियस कितना होता है किलोमीटर में? लगभग अगर कहें अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। उसके सामने आपका 1 किलोमीटर की हाइट कुछ नहीं होगी। उस केस में आप क्या करोगे? स्मॉल h की वैल्यू को 0 ले लोगे। नेग्लिजिबल हाइट है भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्लियर? तो यहां पे जो हमने स्मॉल r स्क्वायर लिखा है, भाई r स्क्वायर, ये बताओ r है क्या? r, बोलिए बच्चों, r प्लस h होता है कि नहीं होता है? तो उसकी जगह हम यहां लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, r प्लस h पे होल स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों कि भैया ये 0 है, क्योंकि ये इतनी हाइट पे नहीं रखा है, मच मच क्लोजर टू द अर्थ सरफेस है। तो उस केस में आप क्या कहोगे? भाई h तो गायब हो गया, बचा r स्क्वायर। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहां से आप कहोगे कैपिटल R का स्क्वायर। क्या कहोगे? कैपिटल R का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? आप कहोगे ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो अर्थ के सरफेस पे मिलती थी। अरे मैंने बताया था अर्थ के सरफेस से अगर थोड़ी बहुत हाइट है, h हाइट, बहुत थोड़ी बहुत हाइट, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, तो उस केस में भी यही कह देंगे, h को भूल जाओ, h की वैल्यू 0 रख दो, तो ये बनेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हुई बात कि नहीं? इस मास के ऊपर जो लग रही होगी, अरे बताइए इस मास के ऊपर क्या लग रही होगी? ग्रेविटी लग रही होगी, स्मॉल g। समझ गए? क्लियर? अब यहां से gm की वैल्यू निकाल लो और यहां पुट कर दो, तो क्या कहोगे आप? जरा ध्यान से देखिए, gm की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलिए, आप कहोगे g r स्क्वायर। बोलिए बच्चों, बोलिए, आप यहां से क्या कह दोगे? जरा ध्यान से देखो, आप यहां से क्या कहोगे? आप यहां कहोगे v नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट gm। gm की वैल्यू कितनी है? बोलिए बच्चों, g r स्क्वायर। बोलिए, g कैपिटल R स्क्वायर अपॉन, यहां पे देखिए कैपिटल R प्लस h। ठीक? बोलिए, ये आ गया समझ में? क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताइए, यहां पे देखिए मैंने क्या कहा आपसे, रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है भाई एज कंपेयर टू हाइट, तो उस केस में हम क्या करेंगे? नेग्लिजिबल हाइट लेंगे, यानी कि 0। अरे भाई सोचो, रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी आर की वैल्यू क्या होगी? 6400 किलोमीटर, उसके सामने 1 किलोमीटर, 500 मीटर ऐड करोगे, क्या वैल्यू बनेगी? इससे अच्छा इसको भूल ही जाओ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भैया इस h की वैल्यू को 0 ले लो। तो आप क्या कहोगे? आप यहाँ कहोगे अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए, जी r स्क्वायर अपॉन क्या है? कैपिटल R। ये एक R मर जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट में? बताइए बच्चों, v नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट GR। बोलिए, क्या बचेगा? ये फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलिए, v नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट GR। ये आ गई आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी तभी लगाना जब ये कंडीशन होगी, जब आपकी हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, जैसे 500 मीटर, 600 मीटर, 150 मीटर, समझ गए? 1 किलोमीटर। ये नहीं कि भैया आप कह दो कि 5, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा आंसर में। क्लियर? पक्का? अब कौन सा फॉर्मूला? पहले ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला तो ऑलवेज वैलिड, 100% ट्रू, कभी भी लगा दो यार, क्योंकि यहाँ पे आप स्मॉल h हाइट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। क्लियर? बोलिए बच्चों, पक्का याद कर लिए इस फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले को भी याद करिए। पक्का? बोलिए, समझ गए? इन सारे फॉर्मूलेस को याद करिए। हो गया? अब साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट चीज। तो आइए बच्चों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिए हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फाइंड द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस हुज ऑर्बिटल स्पीड इज 5 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, आइए ध्यान से देखते हैं। हमको यहाँ पे अर्थ के सरफेस से h हाइट पे एक सैटेलाइट गिवन है जो
सर्कुलर मोशन कर रही होगी। भाई सर्कुलर मोशन करेगी तो क्या होगा, इसके पास ऑर्बिटल स्पीड गिवन है। बोलिए, इसकी हमको ऑर्बिटल स्पीड गिवन है वी नॉट, कितनी, 5 किलोमीटर पर सेकेंड बच्चों। अच्छा, हमें क्या बताना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये स्मॉल h की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल स्पीड या कह लो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, बोलिए, जी एम अपॉन स्मॉल आर होता है। स्मॉल आर क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ, बोलिए स्मॉल आर क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, या कह लो सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहां से हम कह सकते हैं हमारा स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस एच। बोलिए, स्मॉल आर किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्लियर। तो अगर हम इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर प्लस एच रख दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला, आप कह सकते हो यहाँ से वी नॉट इज इक्वल्स टू, बोलिए, अंडर रूट में जी एम अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों, रेडियस प्लस हाइट, यानी कि क्या, कैपिटल आर प्लस एच। फिर यहाँ से आप क्या कह सकते हो, इस अंडर रूट की वैल्यू को अगर मैं हटा दूँ, बोलिए अंडर रूट को हटा दूँ और यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि अंडर रूट हटता है स्क्वायर लगता है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको वी नॉट की वैल्यू पता है, जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी पता है, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, एम ई यानी कि मास ऑफ अर्थ गिवन है हमको, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि आर ई, इसकी वैल्यू भी गिवन है, किलोमीटर पर आवर, बोलिए किलोमीटर में गिवन है। हमें यहाँ पे स्मॉल h की वैल्यू बताना है, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बोलिए बच्चों, हम यहाँ से r प्लस एच को इधर भेज दें लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे r प्लस एच इज इक्वल्स टू, बोलिए, जी एम अपॉन वी नॉट का स्क्वायर बच्चों। क्लियर। फिर देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए तो हो जाएगा काम, r प्लस एच। यहाँ पे हम रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहे हैं, बाद में पुट कर देंगे। जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 बच्चों। मास ऑफ अर्थ हमको गिवन है केजी में कितना, 6 इंटू 10 की पावर 24 बच्चों। अपॉन में क्या है, ध्यान से देखिए, वी नॉट का स्क्वायर। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, वी नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड में गिवन है, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। अच्छा, मीटर पर सेकंड में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं बच्चों, 5 इंटू किलोमीटर की जगह क्या कर दीजिए 10 की पावर 3, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में बच्चों। बोलिए 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ गई है। फिर यहाँ क्या कहोगे, वी नॉट का स्क्वायर है, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है मीटर पर सेकंड में, 5 इंटू 10 की पावर 3, उसके ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वी नॉट का स्क्वायर है। तो भैया जब आप इसके ऊपर स्क्वायर करोगे, 5 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी आ गई है उसका स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से आप क्या कहोगे, r प्लस एच इज इक्वल्स टू 6.67 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो इसकी जो वैल्यू आएगी कुछ लगभग आएगी 40.03 आ सकती है, लगभग कह सकते हैं कि 40 आएगी, अप्रॉक्स मान लेते हैं अजम्पशन से 40 आएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, 10 की पावर को सॉल्व करिए, बोलिए 10 की पावर ऊपर कितनी हो जाएगी, बोलिए इधर 24 है इधर 11 है, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, बोलिए 13 हो जाएगी, और नीचे पावर 6 है इधर से ऊपर जाएगी तो 10 की पावर बोलिए 7 हो जाएगी प्लस में, बोलिए कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7 हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अपॉन में कितना है बच्चों, 25 है। क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे क्या मैं आपसे यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 10 की पावर जो 7 लिखा है इसको थोड़ा सा अगर मैं 10 की पावर 6 कर दूँ और एक 10 जो मैंने कम किया है, एक पावर जो कम की है उसका जो 10 है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 400 हो जाएगा। क्यों किया ऐसा, ताकि 25 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकें, ईजी हो जाएगा। तो ये 1 जा जाएगा और ये जाएगा 16 जा, कितना जाएगा 16 जा बच्चों। क्लियर, पक्का। अच्छा, फिर यहाँ से आप कहोगे बच्चों क्या,
r प्लस एच इजुकल्स टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम इस r की वैल्यू को, बोलिए r को इधर भेज दें, यहाँ से हटा करके बोलिए यहाँ भेज दें, तो माइनस हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर हो रही बात है कि नहीं? फिर आप यहाँ क्या कहोगे, वैल्यू को पुट करो, आप यहाँ कहोगे 16 इंटू 10 की पावर ये 6, बोलिए ये कह दोगे, बोलिए बच्चा। अच्छा, माइनस रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ हमको यहाँ पे 6400 किलोमीटर में गिवन है, इसको मीटर में करना पड़ेगा। तो भैया मीटर में कैसे करोगे, बोलिए 6400 ये हमको किलोमीटर में गिवन है, उसको मीटर में करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जरा ध्यान से देखिए माइनस कैसे करोगे, ये लेफ्ट चीज़ है, इसको राइट चीज़ को माइनस कैसे करोगे, इसके जैसा बनाओ। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ 10 की पावर 3, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे 10 की पावर 3 है, यहाँ भी कुछ ऐसा करो कि 10 की पावर 3 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखिए 10 की पावर 6 है, इसमें से अगर मैं कहूँ पावर 3, 10 की पावर 3 को यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, बोलिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 3 0 यहाँ लगा दूँ और यहाँ लिख दूँ 10 की पावर 3। अरे बात तो वही है, देखिए सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर 6, बात तो वही है। क्यों किया ऐसा, ताकि यहाँ पे जो पावर है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 सेम हो जाए, तभी माइनस करने में इजी होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आप कह सकते हो h इजुकल्स टू कितना आ जाएगा, बोलिए 16,000 माइनस 6,400, इसकी जो वैल्यू आएगी बोलिए 9,600 आएगी। कितनी आएगी, 9,600 आएगी, बोलिए पक्का। सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, ये हो गया। और यहाँ पे जो पावर लगी थी 10 की पावर 3, ये भी चिपकाइए। इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी, बोलिए बच्चों हाइट कितनी आ जाएगी, 96 इंटू 2 0 इधर हैं, इधर कितने हैं 10 की पावर 3 है, कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस कितनी आ रही है, बोलिए 96 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। समझ गए, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया। साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए, फिर करते हैं एक और क्वेश्चन। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन भी जेई और नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड डेंसिटी रो। ध्यान से देखिए बच्चों, हमसे कह रहा है कि भाई हमारे पास एक कोई प्लैनेट है और उस प्लैनेट का रेडियस हमको गिवन है बच्चों कितना, कैपिटल R गिवन है। और जो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास सैटेलाइट है या कोई बॉडी है, वो इस प्लैनेट के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। और ऐसा रिवॉल्व कर रही है कि उसके बहुत क्लोज है। क्या है, बहुत दूर पे मत रख देना कि अपनी बॉडी को यहाँ पे रख दो, इसके अबाउट रिवॉल्व कर रही हो, ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा है। क्या बोला है, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट, यानी कि ये जो हमारी बॉडी होगी जो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है बच्चों, वो वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू बताना है इन टर्म ऑफ, जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे होगे, हमको मास नहीं गिवन है, इन टर्म ऑफ डेंसिटी हमको बताना है, आर और डेंसिटी के टर्म में बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए बच्चों हमारे पास जो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट में gm अपॉन स्मॉल r। और आप जैसा कि देख ही पा रहे हो क्वेश्चन में ही बोला है क्या, रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या है, आपकी जो हाइट है बच्चों वो 0 है। वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस का मतलब समझे, बहुत दूर नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई इस बार जो आप देखते थे कि स्मॉल r की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है बताइए, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी, ये होती है अंडर रूट में, बताइए क्या हो जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू आपने पढ़ी थी कैपिटल R प्लस h, रेडियस ऑफ प्लैनेट और हाइट। इस बार देखिए हाइट 0 होगी क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के ही अबाउट क्या कर रही है,
रिवॉल्व कर रही है। अच्छा, इसका मतलब यह है इस बार स्मॉल आर की, बोलिए कैपिटल आर ही आपका क्या है, स्मॉल आर है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो कैपिटल आर सिर्फ बोलिए वही हमारा स्मॉल आर है। पक्का समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे ऐसे समझ लो कि स्मॉल आर क्या होता है, कैपिटल आर प्लस एच। एच हमारा जीरो है क्योंकि क्लोज है अर्थ सरफेस के, अर्थ सरफेस नहीं मतलब प्लैनेट के सरफेस पे। तो यहाँ से हमारा वी नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, आप कहोगे वी नॉट क्या हो जाएगा, बोलिए अंडर रूट में जी एम अपॉन कैपिटल आर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे मास कैसे लेके आओगे, हमें मास को डेंसिटी के टर्म में लाना है। क्लियर, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि इस प्लैनेट की डेंसिटी रो गिवन है, तो भैया रो कैसे निकालते हैं, रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होता है। अगर मैं पूछूं मुझे मास निकालना है बच्चों तो क्या कहोगे, मास कैसे निकालते हैं, बोलिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसको इधर भेज दिए तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इस प्लैनेट का वॉल्यूम कितना होगा, इसका रेडियस कैपिटल आर है, भाई स्फीयर ही तो है, प्लैनेट क्या होता है एक स्फीयर, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं 4/3 बोलिए पाई आर क्यूब होता है इनटू डेंसिटी रो। हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इस प्लैनेट की डेंसिटी रो है, तो यहाँ से स्मॉल बोलिए कैपिटल एम की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में, ध्यान से देखिए जी बोलिए कैपिटल एम की वैल्यू कितनी रखती है 4/3 पाई आर क्यूब रो, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो अपॉन में एक आर भी है डिवाइड में। अब इसको जरा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से एक आर मर जाएगा वन साइड से, ऊपर क्या बचेगा बोलिए, यहाँ पे बचेगा आर की पावर 2 बचेगा, बोलिए। तो आप इसको क्या कह सकते हो, यहाँ से ये हो जाएगा बोलिए 4/3 पाई आर स्क्वायर रो, ये हो गया, जी भी तो था, अच्छा ये हो गया वी नॉट। अब इसको जरा ध्यान से देखिए अंडर रूट से क्या क्या बाहर आएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर था बच्चों, ठीक है, देखिए आर की पावर 3 थी, एक कम हो गया तो आर की पावर 2 हो गया। देखिए यहाँ पे आप देखो 4 से क्या बाहर आएगा, बोलिए अंडर रूट में 4 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर है उसमें से एक आर बाहर आएगा तो 2r हो गया बाहर, और अंडर रूट में क्या बचेगा जरा ध्यान से देखिए, बचेगा पाई रो जी अपॉन 3, ये आ गई आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब ये बॉडी वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस है उसका मतलब h हाइट 0 थी। क्लियर, ये देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन क्या 2 कैपिटल आर अंडर रूट में पाई रो जी अपॉन 3, पाई रो जी अपॉन 3। क्लियर, साइड हो रहे हैं, कॉपी करिए, फिर पढ़ते हैं अब टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। तो आइए बच्चों चलिए पढ़ते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, हेडिंग लगा लीजिए। आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको डायग्राम में गिवन है कोई प्लैनेट जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, और उस प्लैनेट के सरफेस से h हाइट पे कोई सैटेलाइट रखी है जिसका मास स्मॉल m है, और ये सैटेलाइट हमारी मूव कर रही है विथ ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर, अच्छा आइए समझते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट होता क्या है, इसका फॉर्मूला डराइव करते हैं। देखिए बच्चों टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द प्लैनेट। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारा प्लैनेट है और इसके सरफेस से h हाइट पे कोई एक सैटेलाइट रखी है। जब ये सैटेलाइट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगी तो उसको जितना समय लगा, टाइम लगा, वही होता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अगर हम कहें कि हमने इस सैटेलाइट को बोलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी दे दी है v नॉट, तो आप कहोगे ये क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी एक सर्कुलर पाथ पे अराउंड दिस प्लैनेट। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, कैसे रिवॉल्व करेगी, सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगी। अब सर्कुलर पाथ बने ना बने, अंडा बने चाहे जो बने, ठीक है, लगभग तो लग रहा है कि सर्कुलर पाथ बना है, कैमरे में नहीं पता कैसा लग रहा होगा। चलिए भाई, हमें उससे क्या मतलब। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं। टाइम पीरियड होता क्या है, नाम बस खतरनाक दे दिए, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अरे ससुरा के टाइम है ना,
है तो टाइम ही। टाइम कैसे निकालते हैं बोलिए बच्चों? टाइम पीरियड है क्या? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट। अच्छा, तो भाई टाइम निकालते कैसे हैं? आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस, बोलिए बच्चों, अपॉन क्या होता है? स्पीड। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बताइए, जब ये सैटेलाइट एक रिवॉल्यूशन करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, जो आपका सर्कुलर पाथ मैंने बनाया है डॉटेड डॉटेड ब्रोकन लाइन से, वही उसका सर्कुलर पाथ है, डिस्टेंस है, या कह लो सरकमफ्रेंस है। अगर मैं पूछूं भाई इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, तो आप कहोगे मान लेते हैं स्मॉल आर। क्या है? स्मॉल आर है बच्चों। क्लियर? तो उस हिसाब से इस सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस ही क्या होगा? डिस्टेंस होगा, जो ये सैटेलाइट कवर करेगी। क्लियर? तो यहां पे हम कह सकते हैं भाई सरकमफ्रेंस कितना होगा इस सर्कुलर पाथ का जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो भाई सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा अपॉन स्पीड। इस सैटेलाइट की स्पीड कितनी थी? v0 थी। खत्म बात, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, फिर यहां से हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए। हम कह सकते हैं यहां से, बोलिए t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल आर अपॉन v0। बच्चों v0 क्या होता है जरा बताइए? v0 मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट gm अपॉन स्मॉल आर। बच्चों यही तो होती है। यहां पे v0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी? अंडर रूट gm अपॉन स्मॉल आर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा यहां से, 2 पाई स्मॉल आर अपॉन अंडर रूट में gm, और जो अंडर रूट में r बचा है वो क्या है? डिवाइड में नीचे से ऊपर भेज दो, बात तो वही है। अरे भैया ये जो ऐसे लिखा है ये नीचे से ऊपर ही तो जाएगा, तो अंडर रूट आर, जो यहाँ पे अंडर रूट आर बचा ना, नीचे लिखा नहीं है जो मैंने, वो यहीं तो आएगा। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 पाई अपॉन अंडर रूट gm, ये होता है कांस्टेंट के बराबर, जिसको हम बोल सकते हैं k। क्या बोल सकते हैं? k। फिर क्या लिखा है बच्चों जरा ध्यान से देखिए, r अंडर रूट r, ये लिखा है। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। जरा ध्यान से देखते जाइए। बोलिए यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है? चाहे तो लिख लें अलग से, कितनी आ रही है बच्चों? 2 पाई अपॉन अंडर रूट gm। वैसे इसकी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख दे रहा हूँ साइड में, कोई काम का नहीं है। आप ऐसे भी डेराइव करके याद कर सकते हो। चलिए ये हो गया। अच्छा, आपको पता होगा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बोलिए इक्वल्स टू और प्रोपोर्शनलिटी साइन। बोलिए अगर मैं यहाँ इक्वल टू हटा करके प्रोपोर्शनलिटी साइन लाता हूँ तो k हट जाएगा, तो आप कहोगे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अंडर रूट r। क्लियर? बोलिए बच्चों, पक्का? अच्छा, अब जरा इसको बताइए ये कितना होगा। देखिए r अंडर रूट r का मतलब क्या है? बोलिए r अंडर रूट का r का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है r की पावर 1 है इंटू यहाँ पे अंडर रूट r लिखा है, इसका मतलब क्या है? r की पावर हाफ हो जाएगी। जब इसको आप देखो बेस सेम है, पावर मस्ट बी एडेड, तो पावर 1 और हाफ कितनी हो जाएगी? r की पावर 3/2 हो जाएगी ओवरऑल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आप क्या लिख सकते हो? r की पावर बोलिए 3/2 हो जाएगी, और इधर t, बोलिए t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t r की पावर 3/2। या तो ये याद रख लो, मगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका सिंपलर वर्जन आइए ध्यान से देखते हैं। क्या यहां पे अगर मैं कहूं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं, बोलिए अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, बोलिए बोथ साइड, बोलिए अगर मैं इधर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा t की पावर 2 और इधर हो जाएगा t की पावर 3, क्योंकि भाई 3 की पावर, बोलिए r की पावर 3/2, इसका स्क्वायर करोगे 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ से आपका एक रिलेशन आ गया है। क्या? t की पावर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सैटेलाइट के डिस्टेंस के क्यूब के।
क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? और इसी को आगे आप पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। क्या पढ़ेंगे इसको? इसी को बोलते हैं बच्चों केपलर्स लॉ। स्पेलिंग गलत हो माफ करना, बोलिए फांसी ना चढ़ा देना भैया कमेंट बॉक्स में। आप लोग भी खतरनाक हो यार, एकदम देशद्रोह का आदेश लगा दोगे, सर को काला पानी की सजा सुना दो, केपलर लॉ की स्पेलिंग गलत कर दिया इसी सर की। ठीक है, तो केपलर्स लॉ क्या कहता है भैया? बोलिए बोलिए टाइम पीरियड का स्क्वायर, बोलिए स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट, बोलिए क्यूब ऑफ सैटेलाइट डिस्टेंस। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। बोलिए अच्छा, एक बात और बताना चाहेंगे, पहले बताइए कॉपी हो गया, मिटा दें था डायग्राम। चलिए अब एक बार जरा डायग्राम में एक चीज़ और देखिए। अगर ये जो सैटेलाइट है, बोलिए बच्चों कहाँ पे रखा है? यहाँ पे रखा है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखा है। अरे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, स्मॉल आर डिस्टेंस पे प्लेस ना, क्या है स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अगर हम इसका सैटेलाइट को इस प्लैनेट के अर्थ के सेंटर से दूर ले जाते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा? खुद सोचो, टाइम पीरियड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का, जिसके वजह से टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। तो एक बात नोट करके डाल लीजिए। क्या नोट करके कहाँ डालेंगे? क्या बच्चों क्या डालेंगे? जरा ध्यान से देखिए। अगर आप क्या करते हो, बोलिए डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज करते हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, तो क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिक्रीज करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात। क्लियर? पक्का? केपलर्स लॉ के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आगे डिटेल में, तो और भी सारे हैं। केपलर्स का थर्ड लॉ है ये। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। बोलिए जरा हम मिटा दें सर साइड में, बोलिए। तो भैया जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास एक रिलेशन आया, क्या? टाइम पीरियड का विथ आर, कितना? t की पावर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं पूछूं, अगर हम टाइम पीरियड को कंपेयर करें, टू डिफरेंट टाइम पीरियड को कंपेयर करें, जैसे क्वेश्चन में कह दे कि भाई डिस्टेंस को बढ़ा दिए, r की वैल्यू डबल कर दिए, ट्रिपल कर दिए, तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा, तो दो टाइम पीरियड आएंगे। तो उसके लिए ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें t1 क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू के आर की पावर 3, और यहाँ पे 2 लगा है, और यहाँ पे r1 कह देते हैं। कोई दिक्कत? अरे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू के लगा। फर्स्ट टाइम पीरियड क्या होगा? t1 की पावर 2 इज इक्वल्स टू के r1 का पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह सेकेंड टाइम पीरियड क्या हो सकता है? आप बोलोगे t2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू के r2 की पावर 3 बच्चों। क्लियर? ये भी नोट कर लीजिएगा। बोलिए ये हो गया? पहले बताइए। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? के कैंसिल हो जाएगा। फिर आप यहाँ से कह सकते हो, बोलिए t1 अपॉन t2 बच्चों होल पे पावर 2 हो जाएगी, दोनों पे t2 पे। बोलिए t1 पे भी पावर 2 है, t2 पे भी पावर 2 है, तो होल पे पावर हो गई t1 और t2, t1 बाई t2 पे होल की पावर 2 हो गई। इजुकल्स टू यहाँ पे हो जाएगा r1 बाई r2 होल के ऊपर पावर 3। इस रिलेशन को याद रखिए, नोट करिए, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पे बेस्ड। पक्का? चलिए, कुछ नहीं याद करने का मन है तो बस इतना पकड़ लो, खत्म, सब हो जाएगा। चलिए साइड हो रहे हैं, कॉपी करिए, फिर करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई करिए और तब तक सॉल्व करते रहिएगा जब तक आप इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे नहीं पहुंच जाते हैं। हो जाएगा? मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज डबल्ड द न्यू टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास भाई एक तो सन है, क्या है?
एक तो हमारे पास सन है जिसको हम कैपिटल एस से दिखा रहे हैं, और मान लेते हैं सन के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक अर्थ होगा जिसको हम ई से दिखा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, इनिशियली जो हमारा अर्थ है आर डिस्टेंस पे रिवॉल्यूशन कर रहा है अराउंड द सन। अच्छा, उस समय टाइम पीरियड मान लेते हैं कितना लग रहा होगा, T1। और कितना होता है इसका, बोलिए बच्चों, 365 डेज। ये तो आपको पता ही होगा। अरे भाई, अर्थ सन के अराउंड जब रिवॉल्यूशन करता है कितने दिन लेता है, कितना टाइम पीरियड होता है, 365 डेज। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज डबल्ड, अगर हम यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर दें। अच्छा, तो ध्यान से देखिए क्या होगा, ये हमारा रहा सन और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया है बच्चों, डबल हो चुका है। मान लेते हैं डबल होने के बाद कितना हो जाएगा, पहले आर था तो अब 2r हो गया है। क्लियर। उस समय जो टाइम पीरियड होगा वो होगा हमारा न्यू टाइम पीरियड ऑफ दिस अर्थ। क्लियर। एक बात तो ये है, तय है कि अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे, आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे, देखिए पहले आर था अब डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, 2r कर दिया गया, तो भाई टाइम पीरियड भी तो बढ़ेगा, क्योंकि अब अर्थ को ज़्यादा लंबा रेडियस का सर्कुलर पाथ कवर करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अभी हम जब T2 की वैल्यू निकालेंगे तो चेक भी कर लीजिएगा, T1 से ज़्यादा आएगी। क्लियर। अच्छा बच्चों, मान लेते हैं ये हमारा इनिशियली डिस्टेंस कितना था, R1 था और अब R2 हो गया है, यानी कि 2r हो गया है। क्लियर, डबल करने के बाद। अच्छा भाई, हमने अभी देखा था टाइम पीरियड के अंदर एक रिलेशन मिला था, या कह लो केपलर्स थर्ड लॉ जो हमने देखा था, वो क्या कहता था, t की पावर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। फिर यहाँ से हमने कहा था अगर 2 टाइम पीरियड है, देखिए पहला टाइम पीरियड T1 दूसरा T2, कंपेयर करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, क्या था वो, T1 बाय T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 बाय R2 का होल क्यूब होता है, यही तो बताया था। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए भाई, T1 कितना होगा 365 डेज अपॉन T2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू R1। इनिशियली R1 की वैल्यू कितनी थी, R थी, बोलिए, R2 जब डबल कर दिया गया डिस्टेंस तो 2r हो गई, रख दिया यहाँ पे, फिर इसके ऊपर पावर 3 है। अब देखिए यहाँ से R मर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आप कहोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 365 अपॉन T2। देखिए यहाँ पे बचा 1/2, उसका क्यूब करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 1/8 आ जाएगा, बोलिए 1/8 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या कह सकते हो, जरा ध्यान से देखिए, और इस पे होल स्क्वायर भी तो होगा, बोलिए 365/T2 पे होल स्क्वायर भी तो होगा। क्लियर। फिर यहाँ से आप इस होल स्क्वायर हटा सकते हो और यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, बात तो वही है। फिर यहाँ आप कहोगे कि क्या हो जाएगा, 365/T2, बोलिए 365/T2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2। यहाँ से आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से, कैसे, जरा ध्यान से देखिए। T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, देखिए T2 को उधर भेज दो जो, और 2 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दो 365 से, तो हो जाएगा 365 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ सॉल्व करोगे 365 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है बच्चों 1.41 होती है लगभग, ठीक यही होती है। अब इसको सॉल्व कर लो तो जो अपनी वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी लगभग, बोलिए, ये आएगी। क्लियर। अब ये नहीं आएगी, सॉरी, कितनी हो जाएगी 30। क्लियर। जरा ध्यान से देखिए, 1030 के अराउंड आएगी लगभग, इसकी यही वैल्यू आएगी, अप्रॉक्स तो नहीं कह सकते, आनी तो चाहिए वैसे, इससे कुछ कम आएगी, 1029 लगभग डेज कुछ पॉइंट में। तो हम अगर मान लेते हैं इसको थोड़ा ओवरऑल देखा जाए, एजम्पशन या अप्रॉक्स देखा जाए, तो भैया 1030 कह सकते हैं अपना डेज लगेगा, 1030 डेज लगेंगे। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। और देखिए पहले जब डिस्टेंस हमारा r था
उस समय टाइम पीरियड कितना लग रहा था अर्थ को एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करने में अराउंड द अर्थ? 365 दिन। डिस्टेंस डबल कर दिया गया तो ध्यान से देखिए क्या हो गया, टाइम पीरियड बढ़ के कितना हो गया है? 1030 दिन लगेंगे रिवॉल्यूशन लेने में। चलिए साइड हो रहे हैं, कॉपी करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के भी चुटपुटे सवाल लटकते पटकते नीट और जेई जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? कंपेयर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ टू सैटेलाइट इफ द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड इज 8:1 बेटा। क्वेश्चन में हमको दो सैटेलाइट गिवन है और दोनों सैटेलाइट का रेशियो गिवन है, यानी कि हम कह सकते हैं हमको यहाँ पे T1/T2 की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? T1/T2 की वैल्यू गिवन है 8/1 बेटा। क्लियर? दोनों सैटेलाइट का टाइम पीरियड का रेशियो कितना था? 8:1। तो भैया T1/T2 कितना हो जाएगा? 8/1। क्लियर? हमें क्या निकालने को कह रहा है? कंपेयर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ टू सैटेलाइट। दोनों सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी को कंपेयर करो, यानी कि उन दोनों सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो निकालने को कह रहा है। क्या निकालने को कह रहा है? बोलिए। VO1/VO2 ये कैलकुलेट करने को कह रहा है क्वेश्चन में। अच्छा, कैसे करोगे? कुछ नहीं, यहां से आप कह सकते हो VO1/VO2, इन दोनों की वैल्यूज रख दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई? VO1, बोलो VO1 क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट। तो भैया उसके लिए फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा था? Gm1/r। अब r की जगह R1 लिख दो क्योंकि फर्स्ट सैटेलाइट की बात हो रही है। इसी तरह अपॉन VO2 है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सेकंड सैटेलाइट कितनी हो जाएगी? Gm/r2 हो जाएगी। क्लियर? देखिए सब कुछ अंडर रूट में है, डायरेक्ट काटो भैया, Gm कैंसिल हो जाएगा और ये R2 नीचे से ऊपर आ जाएगा और R1 नीचे रहेगा। क्लियर? तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भैया VO1/VO2 कितना हो जाएगा? बोलिए। ये हो जाएगा R2/R1 अंडर रूट में। भैया अंडर रूट लगाना ना भूलना, वरना सबसे बच्चे गलती करते हैं। क्या यही करते हैं? अंडर रूट भूल जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे R2/R1 की वैल्यू पता चल जाए तो हम VO1/VO2 दोनों वेलोसिटीज का रेशियो निकाल लेंगे। अब R2/R1 कहाँ से आएगा? आपने टाइम पीरियड वाला इक्वेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जब दो सैटेलाइट्स होती हैं, कंपेयर करना है टाइम पीरियड को, तो उसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करिए, रिलेशन पढ़ा था या कह लो फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता था? T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1/R2 का क्यूब, ये पढ़ा था। अच्छा, T1/T2 की वैल्यू कितनी है? 8/1 है। कितनी है? 8/1 है। यहाँ पे 8 रख दो, अपॉन 1 कर दो, स्क्वायर है, इक्वल्स टू R1/R2 इक्वल्स टू R1/R2 की पावर 3, ये हो जाएगा। 8/1 की पावर 2 है, होल पे कितना होगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 64 हो जाएगा। अरे 64/1 कोई मतलब की बात नहीं है। इक्वल्स टू R1/R2, यहाँ पे पावर 3 लगी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से मैं पावर हटा दूँ 3, बोलिए, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? इसके ऊपर एक क्यूब रूट लग जाएगा। अरे भैया क्यूब रूट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा ठीक, क्या लगा है? क्यूब रूट 64 लिखा है। 64 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों? 4 होता है। यहाँ से आप कहोगे 4/1 इक्वल्स टू R1/R2, ये मिल गया। हमें यहाँ पे R2/R1 चाहिए, R1/R2 नहीं चाहिए। तो अगर मैं बोथ साइड पलट दूं तो R2/R1 मिल जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, R2/R1 क्या हो जाएगा? बोलिए बच्चों। 1/4 हो जाएगा। अरे भाई R1/R2 क्या था? 4/1। R2/R1 उसका उल्टा कर दो, पलट दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। बात खत्म। यहाँ से R2/R1 की वैल्यू रख दोगे, कितना जाएगा बच्चों? बोलिए। अंडर रूट में 4/1, बोलिए, यहाँ से VO1, बोलिए क्या जाएगा? VO1/VO2, ये आ जाएगा अंडर रूट में 4/1। इसको सॉल्व करोगे कितना जाएगा? 2/1, यानी कि
ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो कितना आएगा? 2:1 आएगा। कितना आएगा? 2:1 कि 1:2? भैया कुछ गड़बड़ी छा क्या? अरे R2/R1 कितना था? 1/4 था गधा राम। R2/R1 कितना था? बोलिए। अंडर रूट में R2/R1 रखना ना, 1/4। तो कितना आएगा यहाँ से? 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1:2 आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का? चलिए कॉपी करिए, साइड हो रहा हूँ, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है। आइए ध्यान से देखते हैं। अगर हमें सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ना है तो उससे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में अच्छे से जानना होगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, आइए ध्यान से देखते हैं, फिर पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कैपिटल M मास का कोई प्लैनेट है, अर्थ भी हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, मार्स हो सकता है, और उसके अबाउट कह सकते हैं एक सर्कुलर पाथ पे हमारी एक कोई बॉडी है या कह लो सैटेलाइट है जो सर्कुलर मोशन कर रही है विथ ऑर्बिटल वेलोसिटी v0। तो मैं पूछूं आपसे, इस मास के ऊपर या कह लो इस सैटेलाइट के ऊपर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? इस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो आप कहोगे भैया काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। बच्चों यहाँ पे v ना लिख करके इसकी वेलोसिटी कितनी है? v0 है, तो यहाँ हम कह देंगे v0 का स्क्वायर। क्लियर? पक्का? अच्छा, और आपको पता है यहाँ पे v0 क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट में gm/डिस्टेंस होता है। देखिए इस सैटेलाइट का इस प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। तो gm/r अंडर रूट में। अगर मैं यहाँ से अंडर रूट हटा लूँ तो यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि v0 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? gm/r। अब देखिए v0 स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी बच्चों? हाफ। बोलिए, यहाँ पे v0 स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे gm/r, तो हो जाएगा gmm/r बच्चों। क्लियर? ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर होगी बात की नहीं? बोलिए, पहले ये नोट करिए। हो गया नोट? अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर मैं पूछूं कि भाई एक मास हमारे पास प्लैनेट का है कैपिटल M मास, और एक मास सैटेलाइट है, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। जब भी हमारे पास कोई दो मास सिस्टम होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? बोलिए बच्चों, उसका फॉर्मूला था, आपने देखा था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -gm1m2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। यहाँ पे दो मास हैं, कैपिटल M स्मॉल m, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो भैया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सैटेलाइट की? तो आप कहोगे, बोलिए, -gmm अपॉन डिस्टेंस। बच्चों ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r बच्चों। क्लियर? तो हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया है। बोलिए, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे, इस समय जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, भाई इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो भैया टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो भाई टोटल एनर्जी क्या होता है? ये तो आपको पता ही है। टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, U और KE की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। U क्या है? -gm1, बोलिए gmm/r माइनस में, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? gmm/2r। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे बच्चों, बोलिए U और K को ऐड करोगे तो आपकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी, आप ऐड करके देख लीजिए, वो आएगी -1/2, बोलिए gmm/r बच्चों। ये आ गई हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी। इस सैटेलाइट के ऊपर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी?
हाफ GMM/r, ये इस टोटल एनर्जी से क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड दिस प्लैनेट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात। पहले इसको भी नोट कर लीजिए, टोटल एनर्जी कितनी है। अच्छा, अब आइए जरा ध्यान से देखिए, मैं पूछूं जरा रिलेशन देखिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या क्या रिलेशन मिल रहा है। तो देखिए, अगर आप काइनेटिक एनर्जी को देखोगे तो भाई काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, हाफ GMM/r, और टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी दिख रही है आपको, माइनस हाफ GMM/r। देखिए, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, साइन को छोड़ दो, KE और TE को देखो, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यहाँ भी GMM/2r, यहाँ पे भी GMM/2r। इसका मतलब क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के बराबर है। नहीं, टोटल एनर्जी की नहीं, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन भी है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, टोटल पता है तो काइनेटिक निकाल सकते हो, बात खत्म। क्लियर? दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं बट नेगेटिव हैं। पक्का? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से जरा कंपेयर करिए। यहां पे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -GMM/r, और यहां पे है प्लस GMM/2r। तो आप देख सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी की, बोलिए भाई बोलिए, जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। यहां से आप क्या कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, नेगेटिव भी है। अब आप कंपेयर कर लो, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ यार, रट लो, आपको समझ नहीं आ रहा तो भैया क्या बताएं। ठीक है, इतना बेसिक है ये तो। क्लियर? चलिए, आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का? कोई दिक्कत, कोई लफड़ा, कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए। इधर देखो जल्दी से, हमने काइनेटिक पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, टोटल एनर्जी पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे इस समय इसके पास कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी होगी, बोलिए, इसके पास कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी होगी इनिशियली। कितनी होगी वो आपने देख लिया, -12 GMM/2r, बोलिए -12 GMM/r, सॉरी। क्लियर? ये हो गई। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, देखिए अगर थोड़ी देर जरा समझो, ये जो सैटेलाइट है इस सर्कुलर पाथ पे ही क्यों रिवॉल्व कर रहा है, क्यों नहीं इस सर्कुलर पाथ को छोड़ करके चला जा रहा है, क्योंकि आपको पता है इस प्लैनेट ने इसके ऊपर क्या लगाई होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड लगाई होगी। क्या लगाई होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड लगाई होगी, जिसके वजह से ये सैटेलाइट बाइंड है, या कह लो किसके इन्फ्लुएंस में है, ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में। जो कौन लगा रहा होगा, ये प्लैनेट लगा रहा होगा, जिसका मास कैपिटल M है, इसको रोक के रखा है, इसको बाइंड करके रखा है। अगर हम इस सैटेलाइट को इस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से दूर ले जाना है, तो उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगी इस सैटेलाइट को यहां से उठा करके दूर ले जाने में, और इतना दूर ले जाना है कि इस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन से एस्केप कर जाए, उतनी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? फील आया कि नहीं? अब जरा देखिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या डेफिनेशन लिखी है फर्जी की, मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू अ सैटेलाइट सो दैट इट कैन एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड। भाई यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, ठीक है, चलो अर्थ देख लो, ये हमारा अर्थ है, ये इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस लगा के इसको बाइंड करके रखा है। वो मिनिमम एनर्जी, ताकि ये जो सैटेलाइट है इस अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को एस्केप कर जाए, दूर चली जाए, इन्फिनिटी पे चली जाए एस्केप करके। क्लियर हुई बात कि नहीं? वो मिनिमम एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है। समझ के होगे? तो हमें क्या करना है, एक इसको इतनी एनर्जी देने हैं ताकि ये इन्फिनिटी पे चले जाए। क्लियर? इन्फिनिटी पे चला जाए। क्लियर? अच्छा, इस समय देखिए, जब ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे से गोल गोल घूम रहा था, ये टोटल एनर्जी इनिशियल हो गई, और उस समय टोटल एनर्जी फाइनल वाली कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। अरे इन्फिनिटी पे बताओ,
इन्फिनिटी पे बताओ, जब ये सैटेलाइट या कोई बॉडी पहुंच जाएगी तो ना ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ना ही उसके पास पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, बहुत दूर रख दिए इन्फिनिटी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो भैया टोटल एनर्जी होती क्या है, U प्लस के ई, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, तो फाइनल टोटल एनर्जी जीरो होगी सैटेलाइट की। क्लियर। अच्छा, आइए इसको समझाते हैं एक एक्सप्रेशन से। देखिए इस बॉडी के पास अभी क्या है, टोटल एनर्जी, ठीक है, टीई लिखें आप, समझ लो TEI, इनिशियल टोटल एनर्जी। क्लियर। अगर हम कह रहे हैं इसमें कितना मिनिमम एनर्जी दे दें, इस मास को हम कितनी मिनिमम एनर्जी दे दें, कितनी एनर्जी दे दें, ताकि कितनी मिनिमम एनर्जी दे दें, और वही एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। इसमें इसकी टोटल एनर्जी में हम कितना मिनिमम एनर्जी ऐड कर दें, ताकि इसकी टोटल एनर्जी फाइनल वाली इन्फिनिटी पे हो जाए, इन्फिनिटी यानी कि जीरो हो जाए। फाइनली भैया TE इन्फिनिटी लिख लो या T फाइनल लिख लो भैया, लो यहाँ पे लिख लो, फाइनल टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा। क्लियर, समझ चुके होगे। यहाँ से आप कह सकते हो, बोलिए भाई बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलिए। टोटल एनर्जी इनिशियल वाली इधर भेज दो, जीरो के पास तो हो जाएगा माइनस TEI। अब आई लगाना अच्छा नहीं लग रहा, हमें पता है, हाँ वही टोटल एनर्जी इनिशियल वाली TEI, ठीक। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होती कितनी है, वो खुद नेगेटिव में कितनी है, माइनस GMM अपॉन 2R। ये नेगेटिव में पहले से, यहाँ पहले से माइनस साइन है, तो ये साइन जब रखोगे तो प्लस हो जाएगा। कितना आएगा, बोलिए, GMM अपॉन R, और हाफ भी लगा है। क्लियर। ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी। क्या आ गई, यही हमारी बाइंडिंग एनर्जी है। और जरा ध्यान से देखो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ रही है, हाफ GMM अपॉन स्मॉल r, और यही तो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ GMM अपॉन स्मॉल r। देखिए देखिए भैया, जरा देखो जरा इधर। तो यहाँ से क्या कह सकते हो कि अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, बोलो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, बात खत्म। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया प्यारे बच्चों की नहीं आया, बोलिए। साइड हो रहा हूं, कॉपी करिए, फिर करते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ताबड़तोड़। तो आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, आइए ध्यान से देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास 80 kg रिवॉल्विंग very close to earth surface, also find its binding energy at height of 1600 kilometer from the surface of earth। नहीं लिखा है, समझ जाओ। हमको यहाँ पे मास ऑफ अर्थ गिवन है और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है किलोमीटर में बच्चों। अच्छा, हमें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो केस हैं। पहला केस, जब हमारी सैटेलाइट वेरी क्लोज है अर्थ सरफेस के, तो उस समय हम h हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस 0 मान लेंगे। तो क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट केस के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये होता है हाफ GMM अपॉन डिस्टेंस। बोलिए बच्चों, भाई कैपिटल M मास क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m सैटेलाइट का मास है, अपॉन R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द मास। क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जरा यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r क्या होगा। देखिए बच्चों, पहले केस के लिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। क्या, अर्थ सरफेस के क्या है, वेरी क्लोज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, क्योंकि आपको पता है स्मॉल r क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज है, इसका मतलब भाई हाइट मच मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ होगा, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, 0 हो जाएगा। तो स्मॉल r किसके बराबर होगा, कैपिटल R यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ।
ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेरी बच्चों, बात सुनिए। यहाँ पे अगर आप ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। फिर रखोगे मास ऑफ अर्थ, देखो 5.98 इंटू 10 की पावर 24। फिर रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे 64 इंटू 10 की पावर, बोलिए 6400 मीटर में कन्वर्ट करके रखोगे। तो भैया इतनी खतरनाक कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलती कर दोगे कंपटीशन में, इतना टाइम भी नहीं है। तो कैसे समय को बचाओगे और कम समय में आंसर जल्दी से लेके आओगे? अप्रॉक्स, क्योंकि वहां पे तो ऑप्शन गिवन होंगे। क्लियर? अच्छा बच्चों, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। आपको शायद याद होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बोलिए बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम जी बोलते हैं, क्या होती है? अर्थ के सरफेस पे कितनी होती है? GM अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, ये होती है। और इसकी वैल्यू भी आपने अप्रॉक्स देखी कितनी होती है, बोलिए। इसकी जो वैल्यू होती है या तो 9.8 होती है, बोलिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 10 हम अप्रॉक्स मान लेते हैं। बोलिए, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस कितनी होती? GM अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अरे याद करवाए थे बच्चों, याद करो, भूलो मत इसको हर जगह जरूरत लेनी है। इससे कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्यों ना हम यहाँ पे क्या करें, देखिए यहाँ पे तो G कैपिटल M अपॉन R मिल रहा है। अगर यहाँ पे एक R मल्टीप्लाई हो जाए तो R स्क्वायर हो जाएगा नीचे, तो हम उसकी वैल्यू 10 रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे R से ही मल्टीप्लाई कर दूँ और R से ही डिवाइड कर दूँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा, ये R नीचे वाला और ये R नीचे वाला, 2 बार R है मल्टीप्लाई में, तो R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखिए, G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 10 होती है। अगर बहुत एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 9.8 रखना, मैं तो अप्रॉक्स लेके आ रहा हूँ, 10 मान ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे रखिए बच्चों, क्या हो जाएगा? आप कहोगे हाफ, बोलिए, GM अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू 10 रख दी, बोलिए, इंटू M मास ऑफ सैटेलाइट कितना है? 80 kg रख दिया, इंटू रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 जाएगा 40, ठीक है। और 4 इंटू 64 करोगे तो लगभग आएगा 256, और पावर जरा इसको सॉल्व करोगे मैं बता देता हूँ। इसकी जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे को पता है कितनी आएगी, 2.56 इंटू 10 की पावर 9 जूल में। भाई बाइंडिंग एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, यूनिट जूल में होती है लल्ला। बोलिए, सॉल्व करके देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आप कहीं इसका सॉल्यूशन देखोगे किसी बुक में या किसी और टीचर ने कराया होगा यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो कहोगे इससे कुछ कम आ रही होगी। अरे भाई मैंने अप्रॉक्स लिया है, अगर आपको एकदम एग्जैक्ट चाहिए तो भैया इसी फॉर्मूले में, बोलो इस R को भूल जाओ जो आपने देखा था, यहाँ पे वैल्यूज़ रखोगे थोड़ा कठिन हो जाएगा, ये आपको अप्रॉक्स आंसर मिल जाएगा और जल्दी ये काम हो जाएगा। बोलिए कंपटीशन में। चलिए, हो गया पहला वाला केस। अब आइए देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी सेकंड केस के लिए। देखिए सेकंड केस में क्या हो रहा है, ऑल्सो फाइंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी एट अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर वो जो हमारी सैटेलाइट है अर्थ के सरफेस के क्लोज नहीं है, उससे किसी हाइट पे है, और वो हाइट इस बार कंपेरेबल है, बहुत कम हाइट नहीं है। कितनी है देखिए, 1600 किलोमीटर। समझ गए? इस बार हाइट को जीरो मत कर देना। तो यहां पे आप क्या कहोगे भैया, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला वही है, हाफ GM स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ। क्लियर? चलिए अब क्या करोगे, जरा ध्यान से देखो। सेकंड केस के लिए अगर मैं पूछूं भाई रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, बोलिए बच्चा, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा ये बताओ। सॉरी, स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R प्लस H, यही तो होगी। ठीक है, अच्छा चलो, अगर मैं पूछूं स्मॉल h की वैल्यू क्या है, तो आप गधा मत बनना, आप गधा बन जाओगे यहाँ पे। क्या आप कहोगे, भैया हम स्मॉल r की वैल्यू निकालने के लिए रेडियस ऑफ अर्थ पता है 6400 किलोमीटर प्लस हाइट कर लें 1600 किलोमीटर। बोलो, आप कहोगे 6400
किलोमीटर प्लस 1600 किलोमीटर, दोनों को ऐड कर लें, स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। ये काम करोगे लंबा फंस जाओगे कैलकुलेशन में। अगर मैं यहाँ से हाइट को जो आपको दिख रही है 1600 किलोमीटर, इसको आर के टर्म में यानी कि रेडियस के टर्म में लाऊं तो क्या होगा? देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है किलोमीटर में? 6400 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, हाइट कितनी है? बोलिए, हाइट कितनी है? 1600 किलोमीटर। अच्छा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, क्या डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा? आर बाय एच कितना मिलेगा? बोलिए, आर बाय एच कितना मिलेगा? यहाँ से हो जाएगा 2 0 गए, ये जाएगा 4 जा, ठीक है, 4 मिलेगा। यहाँ से h कितना हो जाएगा? h कैसे निकालोगे? इसको ऊपर भेज दो तो यहाँ से आप कहोगे h ऊपर आ गया, h की वैल्यू आ जाएगी। बोलिए बच्चों, r/4। सुनिए बच्चों, मैंने यहाँ पे हाइट की वैल्यू इन टर्म ऑफ रेडियस लाने की कोशिश की है ताकि सिंप्लीफाई ईजिली हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? r/4 आ गई। अब यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू जो हमें रखनी है वो कितनी हो जाएगी? r प्लस h। h की वैल्यू कितनी है? बोलिए, r/4, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5r/4। ये आ गई आपकी हाइट की वैल्यू, सॉरी स्मॉल r की वैल्यू, गलती हो गई। स्मॉल r की वैल्यू कितनी? 5 कैपिटल R/4 बच्चों। यहाँ पे रख दो, जरा देखो ध्यान से क्या होगा। हाफ GM स्मॉल m अपॉन स्मॉल r की वैल्यू है, बोलिए 5 कैपिटल R/4, ठीक। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखो, देखिए ये 4 नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 इंटू 5 नीचे हो जाएगा 10 और इंटू में हो जाएगा कैपिटल R। बोलिए बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलिए। अच्छा, अब हमें क्या करना है? किसी भी तरह कुछ ऐसा टर्म बनाना है, देखिए, ताकि हम GM अपॉन R², कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे GM अपॉन R² बन जाए। तो देखिए, G कैपिटल M तो दिख रहा है, नीचे R² नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर R से मल्टीप्लाई कर दूँ और R से ही डिवाइड कर दूँ तो इसमें कोई चेंज तो हो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये कितना हो जाएगा नीचे? R इंटू R, R² हो जाएगा। और अब देखिए GM, बोलिए बच्चों, G कैपिटल M अपॉन R², इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 9.8 रखिएगा। चलिए, यहाँ से आप कहोगे 4 इंटू, बोलिए 4/10 इंटू GM अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 है, इंटू स्मॉल m, मास ऑफ सैटेलाइट 80 kg है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है बच्चों? 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया प्यारे बच्चों। अब इसको सॉल्व करोगे, 10 से 10 मर जाएगा, 4 इंटू 8 32, 32 इंटू 64, इसकी जो बच्चों वैल्यू आएगी, पूरा सॉल्व करने के बाद बता देता हूँ मैं, ये आएगी 2.04 इंटू 10⁹ जूल। सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो बच्चों, ये था पूरा ओवरऑल क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? ये आ गई सेकंड बाइंडिंग एनर्जी सेकंड केस के लिए। कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं, फिर करते हैं नेक्स्ट चीज। तो आइए बच्चों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई 2013 में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आइए ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ सैटेलाइट हैज लॉन्च्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट from surface to its orbit? The mass of satellite is small m। ऑप्शन दिए हैं, वीडियो को पॉज करके कम से कम क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करिएगा। हो गया? हो जाएगा? चलिए देखिए बच्चों, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास अर्थ है जिसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है, ठीक है। इस अर्थ के सरफेस पे एक सैटेलाइट रखी है जिसका मास स्मॉल m है। इनिशियली ये सरफेस ऑफ अर्थ पे केप्ट था। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए
और लॉन्च करके कितनी डिस्टेंस पे भेजना है? बोलिए बच्चों, हमें इस मास को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये मास उठ कर करके कहाँ चला जाए? 2r पे चला जाए, 2r एल्टीट्यूड पे चला जाए। इसका मतलब क्या है? हमें इस मास को उठा करके कितनी डिस्टेंस पे ले जाना है? 2r डिस्टेंस पे ले जाना है। ठीक है, यानी कि 2r डिस्टेंस पे जब इसको आप लॉन्च कर दोगे, 2r डिस्टेंस मतलब कि एल्टीट्यूड या कह लो हाइट, तो क्या होगा? ये हमारा सैटेलाइट क्या करेगा? इस अर्थ के सरफेस के अराउंड क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। बोलिए हाँ या ना? क्लियर हुई बात कि नहीं? हमें इसे कहाँ से उठाना है? अर्थ के सरफेस से। मान लेते हैं अर्थ के सरफेस को हम पॉइंट दे देते हैं फर्स्ट, और ये हमारा जब ऑर्बिट पे पहुंच गया, सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेगा, बोलिए उसको दे देते हैं पॉइंट 2 बेटा। अच्छा, आइए समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ फाइनल टोटल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि आपने क्या किया है, इस सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से उठा करके कहाँ रख दिया? 2r की हाइट पे रख दिया, या कह दो एल्टीट्यूड पे रख दिया है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा होगा? बोलिए सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, जिसके वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हमें इस फाइनल पॉइंट या कह लो 2 पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये बताइए। अगर मैं पूछूं टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 क्या होगी, तो आप कहोगे भाई टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी इसके पास, जब ये सर्कुलर पाथ पे होगा या कह लो ऑर्बिट पे होगा। क्लियर? अच्छा, अब आपको मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा कि भाई यू की वैल्यू रखूं। आपको डायरेक्ट पता है टोटल एनर्जी क्या होती है। जब कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है? बोलिए बच्चों, आपने पढ़ा था वो कितनी होती है? माइनस GMM अपॉन बोलिए 2 स्मॉल r होती है। अरे भाई ये कहाँ से आया? पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? बोलिए माइनस GMM अपॉन r, फिर प्लस कर लेना काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी आपने देखी थी कितनी थी? प्लस में होती है हाफ GMM अपॉन r। नहीं पता तो भैया क्या करें, जाओ पीछे देखो, रिवाइंड करो वीडियो को, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी? ये होती थी। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका मतलब ये है जब ये सैटेलाइट इस सेकेंड पॉइंट पे पहुंच गया होगा, अपनी ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा होगा, उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी? इतनी होगी। क्लियर? अच्छा, अब जरा समझिएगा इसको। अगर मैं पूछूं यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी? भाई स्मॉल r क्या होता है? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। भाई अर्थ के सेंटर से ये टोटल डिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू होती है। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलिए t वाले पॉइंट के लिए। तो आप कहोगे r प्लस 2r कितना हो जाएगा? 3 कैपिटल R। ये आ गई स्मॉल r की वैल्यू। यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों? जरा ध्यान से देखिए। आप कह सकते हो जाएगा माइनस GMM अपॉन स्मॉल r की वैल्यू कितनी रखोगे? 3r रखोगे तो कितनी हो जाएगी? 6r हो जाएगी। क्लियर? ये आ गई टोटल एनर्जी एट द ऑर्बिटर, या कह लो सेकेंड पॉइंट, या कह लो फाइनल टोटल एनर्जी। बोलिए समझ गए? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं जब ये मास या कह लो सैटेलाइट इस अर्थ के सरफेस पे रखी थी, या कह लो फर्स्ट पॉइंट पे, तो वहां पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो आप कहोगे भैया टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं? एट फर्स्ट पॉइंट। कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी निकालने का तरीका वही है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब एक बात नोट करिएगा, जब ये मास या कह लो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे रखा है, तो भाई ये रिवॉल्व थोड़ी ना कर रहा है, सिर्फ रखा हुआ है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी तो जीरो होगी। तो भैया यहाँ पे इस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ये मत कह देना कि टोटल एनर्जी कितनी होगी? माइनस GMM अपॉन 2r, यहाँ पे भी लगा दो ना। क्लियर? इस बार अलग अलग करना पड़ेगा। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? भाई पोटेंशियल एनर्जी देखिए, इस अर्थ का मास कुछ होगा कैपिटल M, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? 2 मास हैं, बोलिए आपने पढ़ा था माइनस GM1 M2 अपॉन डिस्टेंस। इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R है, तो आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस GMM, बोलिए अपॉन डिस्टेंस कितना दोनों मास के बीच में? स्मॉल r। ठीक है, मान लेते हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? स्मॉल r। और इस बार स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी? अरे बोलो,
कैपिटल आर। चाहे तो दिखा दो, चलो दिखाते हुए बताओ, ठीक है, माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। बोलिए इस बार स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल आर। ये आ गई टोटल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट, या कैसे कह सकते हो इनिशियल टोटल एनर्जी और ये फाइनल टोटल एनर्जी T2। अच्छा, अब जरा फील को समझिएगा, अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो फील से समझिएगा। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू इट्स ऑर्बिट, यानी कि अर्थ के सरफेस से इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, यानी कि फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन भेजने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अच्छा, तो हमें यहां पे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, समझ गए, ठीक है। देखिए इस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे एनर्जी थी कितनी, टोटल एनर्जी T1, बोलिए TE1 ये है। अच्छा, तो आप कहोगे अगर मैं इनिशियल टोटल एनर्जी में क्या करता हूं, कुछ एनर्जी देता हूं E मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, फाइनल टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सेकेंड पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये देखा आपने T2E, बोलिए TE2 ये हो जाएगी। अरे समझिए, जब ये सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा था इसकी टोटल एनर्जी कितनी थी, TE1। इसमें आपने कुछ एनर्जी दी है तो आपने क्या करना है, इनिशियल टोटल एनर्जी में आपने कुछ एनर्जी दी जिसके वजह से फाइनल टोटल एनर्जी TE2 बना। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए। अरे भाई, जब ये अर्थ के सरफेस पे था तो इसकी एनर्जी कितनी थी टोटल, TE1। इसमें आपने कुछ एनर्जी दी है ताकि ये लॉन्च हो सके, 2R डिस्टेंस कवर कर सके। बोलिए, यहां से 2R डिस्टेंस कवर कर सके, तो उसके पास जब कवर कर लेगा 2R डिस्टेंस, ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा, उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, तब इतनी होगी। समझ गया कि नहीं समझ गया, पक्का फील आया कि नहीं आया। तो यहां से आप E निकाल सकते हो, आपको E निकालना है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। E क्या हो जाएगा, बोलिए TE2 माइनस, बोलिए TE1, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखिए, TE2 क्या है बच्चों, ये माइनस GMM अपॉन 6 कैपिटल R, ठीक है, माइनस TE1, कितना TE1 ये है, बोलिए माइनस GMM अपॉन कितना था, कैपिटल R, ठीक है। यहाँ पे दो माइनस है बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब आप इनको जब सॉल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्या आएगी, वो आएगी, बोलिए, वो आएगी सॉल्व करने के बाद 5/6 GMM अपॉन कैपिटल R, ये आएगी वैल्यू। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा, टिक लगा लीजिए। क्लियर। तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये जो हमारा सैटेलाइट है अर्थ के सरफेस से लॉन्च होकर के 2R एल्टीट्यूड तक पहुंच सके और वहां पे क्या कर सके, सर्कुलर मोशन कर सके। चलिए, हो गया कॉपी, साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए। तो ये था बच्चों ओवरऑल पूरा लेक्चर, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन कराया है और वादे को अपना पूरा किया है। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को एक शायरी से। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। ये शायरी उन बच्चों को डेडिकेटेड है जिन बच्चों को कच्ची उम्र में प्यार जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। वादे पक्के थे बस उम्र कच्ची थी, वादे पक्के थे बस उम्र कच्ची थी, बस किस्मत से हार गए वरना मोहब्बत तो हमारी भी सच्ची थी। तो चलिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, एंजॉय करते रहें।